शाम के 7 बज रहे थे। अल्फ्रेड पार्क में बहुत ही सुहाना माहौल था। मेघना के चेहरे पर एक अजब तरह की खुशी छलक रही थी। इश्मित अपने हाथ में अंगूठी थामे अपना एक घुटना जमीन पर टेक कर बैठा हुआ था। मेघना, आज मैं तुमसे वो बात कहने जा रहा हूँ जिसे शायद तुम पहले से ही जानती हो। ये सुनकर मेघना ने इश्मित की आंखों में देखा और फिर वापस उस अंगूठी को देखने लगी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेघना, एंड आई लव यू। क्या तुम मेरी जिंदगी में आकर इसे और हसीन बनाओगी? ये सुनकर मेघना की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे और उसने हाँ में सिर हिला दिया। इश्मित ने मेघना को अंगूठी पहनाई और फिर उसको कसकर गले लगा लिया। तभी अचानक से सर्द हवाएं चलने लगी। अरे, ये मौसम अचानक कैसे बिगड़ गया? उन दोनों से कुछ ही दूरी पर एक अक्स नजर आ रहा था। अंधेरे में उसकी लाल चमकती आंखें इनको घूरे जा रही थी, जिसके बारे में इनको कुछ भी पता नहीं था। चलो, आज वैलेंटाइंस डे भी है और हमारे प्यार का पहला दिन भी है, तो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इन दोनों ने एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर किया और उसके बाद शॉपिंग मॉल की तरफ चले गए मूवी टिकट लेकर। अभी हॉल में बैठे ही थे कि लाइट्स बंद हो गई और फिल्म शुरू हुई। ये तो हॉरर मूवी लगती है। हाँ, हॉरर ही है माय लव। हॉल में रोशनी बहुत ही कम थी। तभी सीट के नीचे से एक भयानक हाथ निकला और उसने मेघना के पैर पकड़ लिए। वो चीखती हुई खड़ी हुई। अरे, क्या हुआ मेघना? मेघना के मुंह से कुछ भी निकल नहीं पा रहा था और उसकी सांस तेज चल रही थी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम हॉरर मूवी देखते समय इतना डरती हो। नहीं, मैं फिल्म की सीन की वजह से नहीं चिल्लाई। किसी ने सीट के नीचे से मेरा पैर पकड़ा था। कौन हो सकता है? तुम्हारे पीछे वाली सारी सीट्स तो खाली हैं। ये देखकर मेघना हैरान रह गई। चलो मेघना, हम यहाँ से चलते हैं। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये दोनों अब मॉल से निकले और कार में बैठे। इश्मित ड्राइव कर रहा था और मेघना उसकी बराबर में बैठी यही सोच रही थी कि जो भी उसने हॉल में एक्सपीरियंस किया वो सब सच था या फिर सिर्फ उसका एक भ्रम था। जब इश्मित ने सोसाइटी के गेट के सामने कार रोकी तब वो बोला, तुम्हारा घर आ गया मेघना। What's wrong with you? इश्मित, मुझे नहीं लगता कि वो मेरा वहम था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि कोई अभी भी मेरे आसपास है। घर पर अकेली होऊंगी तो मुझे और भी डर लगेगा। सुनो, मैं आज रात तुम्हारे घर पर ही रुक जाता हूँ, ठीक है? ये सुनकर मेघना को थोड़ी हिम्मत मिली। इश्मित ने कार सोसाइटी की पार्किंग में लगा दी और दोनों मेघना के फ्लैट पर पहुंचे। बेडरूम में जाने के बाद इश्मित को जल्दी ही नींद आ गई। उसकी बराबर में लेटी हुई मेघना अभी भी यही सोच रही थी कि उसका पैर पकड़ने वाला वो हाथ किसका था। दिल में डर और दिमाग में खौफ के रहते उसे कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। मेघना, मेघना, उठ जाओ, उठ जाओ। की इसे सुनते ही मेघना की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसका बेड एक ऐसी जमीन पर है जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई? इश्मित, तुम कहाँ हो? वो उठी और उसने जमीन पर कदम रखा। अभी वो कुछ कदम आगे ही बढ़ी थी, तभी जमीन के अंदर से 2 हाथ बाहर आए और उन्होंने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिए। वो अचानक से जमीन पर गिर गई। अब 2 हाथ और बाहर निकले और उन दोनों हाथों ने मेघना के बाजुओं को पकड़ लिया। मेघना के हाथ और पैर जकड़ चुके थे। वो अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी उसकी ही उम्र की एक लड़की उसे सामने से आती हुई नजर आई। इस लड़की का पूरा चेहरा नीला था, आंखें लाल लाल चमक रही थी, नाखून भी बहुत लंबे और नुकीले थे।
चेहरे पर गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। उसे पास आता देख अब मेघना का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया था। छोड़ो मुझे, छोड़ो! वो लड़की मेघना के करीब आकर अपने घुटनों पर आ गई। उसने अपने पंजे से मेघना के हाथों को खरोचना शुरू किया। नहीं, मुझे छोड़ दो। मेघना के दोनों हाथ उसने बुरी तरह जख्मी कर दिए थे। उसके दोनों बाजुओं से बहुत खून निकल रहा था। उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। उस लड़की ने मेघना का पेट भी नाखूनों से खरोच डाला। बचाओ! कौन हो तुम? क्यों मुझे तकलीफ दे रही हो? मैं कौन हूँ? ये अपने पिता से पूछना। सुरेश सब जानता है। ऐसा कहकर वो मेघना का गला दबाने लगी। मेघना को तभी एक और आवाज सुनाई दी। मेघना, उठो, क्या हुआ तुम्हें? उसने आंखें खोली तो पाया कि वो अपने रूम में इश्मित के साथ ही थी और लंबी लंबी सांस भरते हुए बोली, इश्मित, अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया। मुझे तो बहुत ही भयानक सपना आया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर ये निशान कैसे आए? सोने से पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी। उसकी बात सुनकर मेघना ने गौर किया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये घाव तो उसने मुझे सपने में दिए थे, फिर ये मेरे शरीर पर कैसे आए? किसने दिए थे? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने देखा कि मैं एक सुनसान जगह पर हूँ और एक भयानक लड़की अपने तेज नाखूनों से मेरे शरीर को चोट पहुँचा रही है। वो मेरा गला भी दबा रही थी, तभी तुमने मुझे जगा दिया। इसका मतलब है जो चोटें तुम्हें उसने सपने में दी, ये उन्हीं के घाव हैं? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है इश्मित। ये बात तो मुझे बोलने में भी अजीब लग रही है, लेकिन मुझे लगता है ये कोई आत्मा है। लेकिन ये है कौन, इसका पता कैसे लगाएंगे? उसने मुझे कहा कि उसके बारे में मैं पापा से पूछूं। शायद कुछ ऐसा है जो उन्होंने मुझसे छिपाया है। परेशान मत हो, हम दोनों कल ही तुम्हारे पापा से मिलते हैं। उनसे मिलने के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा। इश्मित ने सारी रात मेघना के साथ जाग कर ही गुजारी और सुबह होने पर वो उसको अपने साथ लेकर सीतापुर पहुंचा, जहां सुरेश रह रहा था। अरे मेघना बेटी, तुम यहाँ अचानक? मेघना अपने साथ घटी सारी घटना कह सुनाई। वो सब सुनकर सुरेश के चेहरे का रंग सा उड़ गया और आंखों में खौफ उतर आया। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो वापस आ गई। प्लीज मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? वो मुझे क्यों चोट पहुंचा रही है? उसका नाम अवंतिका है। ये बात उन दिनों की है जब तुम्हारी माँ और मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे और हमें कोई भी औलाद नहीं थी। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से कमी तुम्हारी माँ में नहीं, मुझ में थी। रात के 12 बजे का समय था। जमीन पर कुंड जल रहा था, जिसके सामने एक तांत्रिक बैठा हुआ था। एक लड़की जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और मुंह पर कपड़ा बंधा था, वो जमीन पर बेबस बैठी हुई थी। पास ही हाथ में तलवार लिए सुरेश खड़ा हुआ था। सुरेश, तुम इस लड़की की बलि चढ़ाकर अपनी कुंडली में लगा दोष हटा लोगे।
और फिर तुम्हें औलाद नसीब होगी। लेकिन एक बार फिर सोच लो, क्या ये करने के लिए तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है? सुरेश ने कोई भी जवाब दिए बिना उसकी गर्दन उड़ा दी। उपाय संपन्न हुआ। अब तुम्हें बस एक काम और करना है। कौन सा काम बाबा? इस लड़की की आत्मा अब दर दर भटकना शुरू करेगी। तुम्हारी पहली संतान को 3 माह के हो जाने के बाद तुम्हें अमावस्या की रात को उसे यहाँ मेरे पास लेकर आना होगा। मैं इस लड़की की आत्मा को बुलाऊंगा और तुम्हें अपने हाथों में उसकी बलि देनी होगी। तब इस आत्मा का बदला पूरा हो जाएगा और इसे मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद फिर तुम्हारी जो भी औलाद होगी उन पर किसी तरह का खतरा नहीं होगा और तुम्हारा परिवार अपनी जिंदगी आराम से जिएगा। ठीक है बाबा, ना औलाद होने से बेहतर है कि मैं ये उपाय कर लूं। मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी पहली औलाद की बलि जरूर दूंगा ताकि अवंतिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और मेरा परिवार आगे फले फूले। लेकिन जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हें जन्म देने के साथ ही तुम्हारी मां चल बसी। तुम्हें गोद में लेते ही मुझे एहसास हुआ कि एक बाप कभी अपने बच्चों की जान नहीं ले सकता। 3 महीने पूरे होने के बाद वो तांत्रिक मेरे घर आया। तुम्हें इसकी बलि चढ़ानी ही होगी, वरना जब ये 18 साल की हो जाएगी उसके बाद अगली अमावस्या को अवंतिका की आत्मा इसे मारकर अपना बदला ले लेगी और तभी उसे मुक्ति मिलेगी। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता, मैं इसका बाप हूं। ये सोचकर कि शायद दूर रहने से तुम जिंदा रहो, मैंने बचपन में ही तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम तक वहां भी पहुंच जाएगी। तो अब हम मेघना को किस तरह से बचा सकते हैं? मैं अभी उस तांत्रिक के पास से होकर आता हूँ, शायद उसके पास कोई उपाय हो। इतना कहकर सुरेश उन दोनों को वहां पर छोड़कर चला गया। रात का वक्त जैसे जैसे बीत रहा था, मेघना के दिल में खौफ भी बढ़ता जा रहा था। रात के करीब 11 बजे घर की सारी लाइट्स अपने आप ब्लिंक करने लगी और अवंतिका की भयानक हंसी फिजा में गूंजने लगी। मैं तुझे ले जाऊंगी मेघना, ले जाऊंगी। तभी सामने से उनको अवंतिका आती हुई नजर आई। तू इसको नहीं बचा पाएगा, ये कहते हुए उसने मेघना का हाथ पकड़ा और उसको उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। मेघना खिड़की का कांच तोड़ती हुई बाहर जा गिरी। मेघना के आसपास कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। अवंतिका ने एक नुकीला कांच का टुकड़ा उठाया और बोली, तुझको इससे काट कर तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अवंतिका कांच का टुकड़ा मेघना को चुभाने ही वाली थी, लेकिन तभी इश्मित मेघना के ऊपर आ गया और वो टुकड़ा इश्मित की कमर पर लगा। ये मजनू फिर से आ गया, पहले तू ही मर। ऐसा कहकर उसने लगातार इश्मित की कमर पर हमले किए और उसकी पूरी कमर को लहूलुहान कर दिया। इश्मित हर घाव पर चीख रहा था, लेकिन मेघना के ऊपर से हट नहीं रहा था। उसने पूरी तरह मेघना को अपने नीचे महफूज कर रखा था। अवंतिका, रुक जा। अवंतिका और मेघना ने तांत्रिक की तरफ देखा। तांत्रिक के हाथों में सुरेश की कटी हुई गर्दन थी, जिससे अभी भी खून टपक रहा था। पापा! सुरेश ने अपनी आत्मा का त्याग दे दिया है। विधि के हिसाब से अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। तुम्हें मेघना की जान लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर अवंतिका तांत्रिक के पास गई। उसने सुरेश का सिर उससे छीन लिया और उसे जमीन पर फेंक कर शैतानी अंदाज में हंसने लगी। उसने सुरेश के सिर को अपने पैर से कुचल डाला और फिर वहां से गायब हो गई। मेरी वजह से पापा की मौत हुई और तुमको भी कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ा।
तुम अपने आप को दोष मत दो, शायद इस कहानी का अंत ऐसा ही होना था। इश्मित ने मेघना को कसकर गले लगा लिया और मेघना भी उसकी बाहों में सिमट कर रह गई। एडवेंचर के शौकीन 3 दोस्त राहुल, अजय और विजू मनाली के एक गांव में बने ढाबे पर चाय पी रहे थे और एक दूसरे से गप्पे मार रहे थे। बातों ही बातों में राहुल ने अजय से कहा, यार अजय, हमें 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया मनाली आए हुए, लेकिन अभी तक मजा नहीं आया यार। अरे ये पहाड़ तो हम कई बार देख चुके हैं, अभी तक कुछ भी नया देखने को नहीं मिला यार। तू सही बोल रहा है राहुल, इस बार की ट्रिप काफी बोरिंग लग रही है, मजा नहीं आ रहा है। क्यों विजू, क्या बोलता है तू? अरे मैंने यहाँ के लोगों से सुन रखा है, यहाँ आसपास के जंगल में ना कोई झील बहती है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहते हैं कि वो झील भुताहा है। आज तक वहाँ जो भी गया ना वापस नहीं आया भैया। विजू की बात पर राहुल हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे। ना जाने कितनी जगहों पर हम गए हैं और जहाँ इस किस्म की अफवाह मशहूर थी, मगर हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। वो तो सही है, पर ये झील है कहाँ? ढाबे पर बैठा एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति उन तीनों की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। वो उन तीनों के पास आकर खड़ा होकर उन तीनों को घूरते हुए कहता है, मैं जानता हूँ ये झील कहाँ है, मगर वहाँ जाने की कभी भूल मत करना। अरे हम इन पुरानी बातों को नहीं मानते, बताओ हमें कि झील कहाँ है। नहीं बता सकता, और तुम लोग भी उस झील को भूल जाओ बेटा। इतना बोलकर वो बूढ़ा चला गया। वो तीनों उसे जाते हुए देखते रहे। वो व्यक्ति उन तीनों को बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी लगा। विजू ने राहुल से कहा, अरे भैया देखने में कितना अजीब था ये बूढ़ा, मुझे तो कोई पागल वगैरह लग रहा था। देखने में अजीब तो लग रहा था, मगर मुझे लगता है कि वो पागल नहीं था। पहले तो झील की बात को मैं सिर्फ मजाक समझ रहा था, लेकिन अब मैं उस झील के पास जरूर जाऊंगा बेटा। उस बूढ़े की बातें सुनकर एडवेंचर के शौकीन उन तीनों दोस्तों के मन में उस झील के पास जाने की जिज्ञासा और बढ़ गई। थोड़ी देर बाद विजू उस झील के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आ गया और उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे दोस्तों, अरे वो लेक यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जंगल में है। भाइयों अब देर मत करो, आज रात हम उसी लेक के पास अपना तंबू लगाएंगे और एंजॉय करेंगे, एंजॉय। थोड़ी ही देर में वो सब अपनी बाइक पर जरूरत का सामान रखकर उस लेक की ओर रवाना हो गए और उस लेक के पास पहुंच गए। रात हो चुकी थी, सर्दी भी बढ़ गई थी। सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। वो तीनों लेक की ओर देख ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में एक जोरदार आवाज टकराई। कौन हो तुम लोग? उन तीनों ने जैसे ही मुड़कर देखा तो सामने एक अघोरी खड़ा हुआ था, जो कि उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मैंने पूछा कौन हो तुम लोग, और रात में इस झील के पास क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते ये झील भूता है? रात के सन्नाटे में ये झील लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है, इसीलिए कहता हूँ इस वक्त वापस चले जाओ। अरे यार, साइंस के दौर में हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। हम इससे पहले भी बहुत सी हॉन्टेड जगहों पर गए हैं, मगर हमने पाया कि अफवाहों के अलावा कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। ये नादानी है तुम लोगों की, तुम में से एक भी नहीं बचेगा। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ। मगर उन तीनों ने अघोरी की बात नहीं सुनी। वो अघोरी गुस्से से वहां से चला गया। कुछ घंटों की मौज मस्ती के बाद वो तीनों तंबू में गहरी नींद सो गए। अचानक किसी लड़की के हंसने की आवाज से राहुल की आंख खुल गई। तो पहले उसने अपना वहम समझा, मगर हंसने की आवाजें लगातार आने लगी। तो वो उठकर बाहर आ गया और उसने देखा कि चांदनी रात में झील के किनारे पर 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां हंस रही थी। ये देखकर राहुल की हैरत का ठिकाना ना रहा। राहुल ने अपने दोस्तों को उठाना चाहा, मगर कुछ सोचकर उसने नहीं उठाया और धीरे धीरे कदमों से वो लड़कियों के नजदीक चला गया।
वो दोनों लड़कियां उसे गौर से देखने लगी। कौन हो तुम लोग हैं? और इतनी रात को इस झील के किनारे क्या कर रही हो? उसमें से एक लड़की ने राहुल की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, मेरा नाम रागिनी है और ये मेरी बहन मोहिनी। हम दोनों इसी झील के पास रहते हैं। मगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आया हूँ। क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? डर? अरे डर, लेकिन किससे? और यहाँ बाहर कितनी सर्दी है और तुम दोनों ने जैकेट भी नहीं पहनी। तुम्हें सर्दी नहीं लगती क्या? नहीं, हमें सर्दी नहीं लगती और यकीन मानो तुम्हें भी नहीं लगेगी। इतना कहकर रागिनी राहुल की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। राहुल ने अपने कदम उसकी ओर खींचते हुए महसूस किए। अचानक देखते ही देखते रागिनी और मोहिनी का रूप बदल गया। उनका चेहरा बेहद बूढ़ी औरतों में तब्दील हो गया और उन दोनों की आंखों की पुतलियां गायब हो गई। उनके बाल बेहद लंबे हो गए, उनके नाखून बेहद नुकीले और पैने हो गए। रागिनी और मोहिनी ने राहुल की गर्दन पकड़ ली। उन दोनों ने अपने पैने दांत राहुल की गर्दन में गाड़ दिए और राहुल की दिल दहला देने वाली चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई। दोनों ने राहुल के जिस्म के खून का एक एक कतरा पी लिया और उसके बाद राहुल को झील के अंदर खींच कर ले गई। राहुल की चीख सुनकर अजय और विजू अपने कैंप से बाहर निकलकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अरे विजू, ये तो राहुल की आवाज है। राहुल कहाँ चला गया? अरे कहीं राहुल हमें डरा तो नहीं रहा? यार विजू, राहुल इतनी रात को भला हमें क्यों डराएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार हम सचमुच किसी भूता जगह पर आ गए हों? अरे मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है भैया। अचानक उन दोनों के कानों में बहुत सारे बच्चों की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे यहाँ तो बहुत सारे बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन कोई बच्चा दिखाई तो दे नहीं रहा। अरे अजय, मुझे लगता है कि हमें झील के पास जाकर राहुल को तलाशना चाहिए भैया, और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अजय और विजू दौड़ते हुए झील के किनारे जैसे ही पहुंचे कि अचानक तूफान जैसी हवाएं चलने लगी। अजय और विजू ने देखा राहुल झील के अंदर से निकलकर अचानक उन दोनों के सामने खड़ा हो गया है। राहुल के चेहरे का मांस हर जगह से फटा हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और उसकी मुस्कुराहट बेहद भयावह थी। अरे तुझे क्या हो गया राहुल? अरे ये राहुल नहीं है विजू, ये झील वाकई भूता है। अपनी जान बचा के भागो यहाँ से। जैसे ही उन दोनों ने भागने की कोशिश की, उन्होंने देखा झील के अंदर से बहुत से बच्चे और व्यक्ति निकलकर उनकी ओर आने लगे। अजय और विजू चीखने लगे। अचानक झील के अंदर से रागिनी और मोहिनी ने निकलकर अजय और विजू की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उन दोनों को खींचकर वो झील के अंदर ले गई और सब तरफ शांति छा गई। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह पर कोई आया ही नहीं था। दूसरे दिन उन तीनों की बाइक वहाँ खड़ी हुई मिली, मगर वो तीनों नहीं। पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर हवलदार से कह रहा था, अरे कोई फायदा नहीं है हवलदार, मुझे पता है एक भी बॉडी नहीं मिलेगी। अरे बेहतर यही होगा इस केस की फाइल बंद कर दो। आप सही कहते हैं सर, हमेशा की तरह इस बार भी हमें यही करना पड़ेगा। सर वो देखो, सामने एक अघोरी खड़ा हुआ है, उससे पूछ कर देख लेते हैं। बुलाओ उसे। क्या तुमने इन 3 लड़कों को देखा था? हमेशा की तरह उन्हें भी समझाया था साहब, मगर वो भी और लोगों की तरह नहीं माने। बताया था उन्हें कि ये झील भूता है।